साथियों नमस्कार। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये पीजीटी स्पेशल के तहत इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। पीजीटी के लिए उपयोगी होगा, नेट के लिए भी उपयोगी होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। उपयोगिता की गणना का आधार है। उपयोगिता की गणना का आधार होता है वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत। उपयोगिता की गणना का आधार होता है। उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? जब कहा जाए उपयोगिता से क्या अभिप्राय है तो उसका तात्पर्य क्या होता है? आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति। उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति से। अब अर्थशास्त्र में यदि उपयोगिता को देखा जाए तो उपयोगिता किसी भी वस्तु का वह गुण या शक्ति होती है जिससे मनुष्य की किसी न किसी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। यानी जब मनुष्य की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी तो असंतुष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें ये सही होगा कि आवश्यकता की संतुष्ट की शक्ति। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अतिरिक्त इकाई के उपभोग के साथ उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उपयोगिता क्या प्रभाव पड़ता है? अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग के साथ उपयोगिता पर प्रभाव पड़ता है कि घटती है, यानी घटती जाती है। तो अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग के साथ उपयोगिता घटती जाती है। उपयोगिता मापन के दृष्टिकोण निम्न में से कौन से हैं? गणनावाचक, क्रमवाचक, ए और बी दोनों। तो उपयोगिता मापन के जो दृष्टिकोण होते हैं वो गणनावाचक भी होते हैं और क्रमवाचक भी होते हैं। गणनावाचक में क्या होता है कि जिसकी हम गणना मापा जा सके, यानी उपयोगिता में कहा जा सके, उसे संख्यात्मक रूप से देखा जा सके, मापा जा सके। और जो क्रमवाचक होता है उसमें हम क्या करते हैं कि तुलना करके, ना कि इसके कंपैरिजन ये हमें अच्छा लगता है या इसका क्रम आगे है इसका क्रम पीछे है। यानी आपको क्या क्या पसंद है तो उस पसंद में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा पसंद है, कुछ कम पसंद है। तो उस क्रम में हम उसको देखते हैं कि क्रमवाचक दृष्टिकोण में, ऑर्डिनल वाली अप्रोच में, सबसे पहले आप क्रमवार किसी चीज़ को बताते हैं कि पहले हमें ये पसंद है। जैसे राष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले हमें द्रौपदी मुर्मू जी पसंद हैं कि यशवंत सिन्हा जी। तो पहली प्रायोरिटी आदमी रखता है, हमें द्रौपदी मुर्मू जी पसंद है। तो ऐसे ही आप हर आदमी की अपनी अपनी एक क्रमवाचक दृष्टिकोण होता है, ऑर्डिनल अप्रोच होता है। इसलिए और भी दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कुल उपयोगिता अधिकतम है जब। तो कुल उपयोगिता अधिकतम है जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होता है जब क्या होता है? सीमांत उपयोगिता शून्य है। तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो यही हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। कुल उपयोगिता का अधिकतम कब होगा? जब हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो? शून्य हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, सीमांत उपयोगिता यदि शून्य है तो कुल उपयोगिता होगी। यदि सीमांत उपयोगिता यदि शून्य है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक भूखे व्यक्ति को प्रत्येक अगली रोटी कम संतुष्टि देती है। इसकी व्याख्या किसके अंतर्गत आएगी? तो ये जो है उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत आएगा। तो उपयोगिता ह्रास नियम इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जब अगली रोटी मिलेगी तो उसका भोग धीरे धीरे क्या होगा? समाप्त होगा। जैसे जैसे रोटी की संख्या बढ़ेगी उसका भोग समाप्त होगा। तो सैमुअल्सन ने इसीलिए क्या कहा था कि जैसे जैसे किसी वस्तु के उपयोग, यानी जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा बढ़ती है उस वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण क्या होता है, यानी सीमांत उपयोगिता क्या होती? कम होने की प्रवृत्ति प्रकट करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो गोसेन थे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक। उन्होंने क्या कहा था? जब हम किसी एक वस्तु का निर्विघ्न रूप से लगातार उपयोग करते हैं तो उससे प्राप्त संतुष्टि की मात्रा तब तक निरंतर घटती जाती है
जब तक कि पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो यानी तब तक हम उसका उपयोग करते रहेंगे जब तक क्या होती है, पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो पाती। तब तक एक भूखा व्यक्ति रोटी खाता रहेगा जब तक क्या हो जाएगा, उसकी संतुष्टि पूर्ण हो जाएगी और उसकी उपयोगिता घटती जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जब अब क्या उपयोगिता घटती का मीनिंग क्या है कि अब उसके लिए रोटी का उपयोग धीरे धीरे खत्म होने लगेगा क्योंकि उसकी भूख समाप्त हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उपभोक्ता का पूर्ण तृप्ति बिंदु वहाँ होता है जहाँ सीमांत उपयोगिता होती है। तो उपभोक्ता का पूर्ण तृप्ति बिंदु वहाँ होता है जहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, तो वहाँ जो है उसकी तृप्ति होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही होती है तो सीमांत उपयोगिता घट रही होती है लेकिन धनात्मक होती है। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है तीनों कथन हमारे सही हैं कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही होती है तो सीमांत उपयोगिता घट रही होती है लेकिन धनात्मक होती है। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अतः तीनों विकल्प हमारे क्या हैं? सही है। सीमांत उपयोगिता यदि ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता क्या होगी? यदि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता जो है घटती है। कब? जब सीमांत उपयोगिता क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु वह है जहां क्या हो जाता है, कुल उपयोगिता अधिकतम तथा सीमांत उपयोगिता शून्य है। घटती सीमांत उपयोगिता की क्रियाशीलता का कारण है तो इच्छाएं अनंत होती हैं, विभिन्न वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। तो ये दोनों हमारे सही हैं। घटती सीमांत उपयोगिता की क्रियाशील का कारण है, इच्छाएं चूँकि अनंत होती हैं और विभिन्न वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। स्थानापन्न से क्या तात्पर्य होता है? यानी किसी के स्थान पर किसी, यानी किसी दिन सब्जी नहीं तो उसके स्थान पर हम किसी और चीज़ से खा रहे हैं, दाल से खा रहे हैं या और किसी भी चीज़ से खा रहे हैं, दही से खा रहे हैं। तो स्थानापन्न वस्तुएं, विभिन्न वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण जो है ये हिक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? हिक्स ने। क्रमवाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता का विचार है, तो उपयोगिता का विचार क्या होता है? क्रमवाचक दृष्टिकोण ये व्यक्तिगत होता है, क्योंकि रवि को क्या पसंद है, रवि को सेब पसंद है कि केला पसंद है, तो ये रवि की व्यक्तिगत बात है। तो ये जो है क्रमवाचक दृष्टिकोण उपयोगिता का जो विचार है व्यक्तिगत है। निम्न कथनों पर विचार करना है, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु में छिपी उपयोगिता के कारण ही उत्पन्न होती है। उपयोगिता की धारणा वास्तव में एक आत्मनिष्ठ अथवा अंतर्दर्शी धारणा है। उपयोगिता और संतुष्टि में बहुत समानता होती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 हमारा सही है। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु में छिपी उपयोगिता के कारण ही उत्पन्न होती है। भूखे को क्या है? भोजन चाहिए, तो क्या होता है कि छिपी हुई उपयोगिता, यानी भूख उसकी क्या है? छिपी हुई उपयोगिता है। तो उपयोगिता की धारणा वास्तव में एक आत्मनिष्ठ अथवा अंतर्दर्शी धारणा है। तो हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। और तीसरे में क्या कह रहा है कि उपयोगिता और संतुष्टि में बहुत समानता होती है, जबकि उपयोगिता और संतुष्टि कब मिलती है? जब उसका बहुत बार उपयोग हो जाता है। तो हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो गोसेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह गोसेन का द्वितीय नियम है और ये जो है ऑस्ट्रिया के निवासी थे
और इन्होंने ये नियम बताया समसीमांत उपयोगिता का नियम। और इसमें इन्होंने कहा कि अपनी आय द्वारा विभिन्न वस्तुओं सेवाओं को क्रय करते समय उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब विभिन्न वस्तुओं सेवाओं की सीमांत उपयोगिता समान होती है। विभिन्न उपयोगों में सीमांत उपयोगिता समानीकरण से ही कुल संतुष्टि का अधिकतम बनाया जा सकता है। तो ये जो है समसीमांत उपयोगिता नियम गोसेन के द्वारा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता है उपभोक्ता की आय सीमित है, पूर्ण प्रतियोगिता तथा वस्तु की कीमतें दी हुई व स्थिर हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। तो ये 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। कौन सा गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है? तो समसीमांत उपयोगिता का नियम गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है। उदासीनता वक्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो उदासीनता वक्र कभी समांतर नहीं होते। उदासीनता वक्र क्या होते हैं? कभी समांतर नहीं होते। चूंकि उदासीनता वक्र का कर्व कैसे होता है? उदासीनता वक्र का कर्व होता है इस तरीके से, इसको हम IC1 मान सकते हैं, ये IC2 हो जाएगा, ये IC3 हो जाएगा। और इसमें हम ये दर्शा सकते हैं किसी भी ग्राफ में। हम जैसे किसी भी मानक को ले सकते हैं, केले की तुलना में सेब, तो इसमें हम दिखा सकते हैं कि जब हम केला पसंद करते हैं तो सेब को क्या करते हैं, उसकी उपयोगिता कम हमें लगती है। ये अपनी व्यक्तिगत धारणा हो गई। बाकी उदासीनता का वक्र कभी भी फ्लैट नहीं हो सकता, यानी समांतर नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक उच्च उदासीनता वक्र बताता है। तो एक उच्च उदासीनता वक्र उच्च संतुष्टि स्तर को बताता है। उदासीनता वक्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। उदासीनता वक्र का प्रत्येक बिंदु दर्शाता है तो समान संतुष्टि को दर्शाता है। तो उदासीनता का वक्र क्या करता है? ये जो है, तो उदासीनता वक्र क्या होता है? एक दूसरे को कभी नहीं काटते। उदासीनता वक्र का प्रत्येक बिंदु दर्शाता है क्या? समान संतुष्टि की। इसीलिए क्या इसे कहते हैं समान संतुष्टि का वक्र कहते हैं, या सम उपयोगिता वक्र कहते हैं। उदासीनता वक्रों का परस्पर होना आवश्यक नहीं है। तो उदासीनता वक्रों का परस्पर समानांतर होना आवश्यक नहीं है। उदासीनता वक्रों की उन्नतोदरता दोनों वस्तुओं पर निर्भर करती है। तो उदासीनता वक्रों की जो उन्नतोदरता है, ये जो है स्थानापन्नता पर निर्भर करती है। उदासीनता वक्र किस ओर नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं? तो उदासीनता वक्र किस तरफ झुके हुए होते हैं? दाईं ओर झुके हुए होते हैं, क्योंकि इसमें क्या कहा जाता है कि प्रत्येक दाईं ओर स्थित वक्र अपने से पहले वक्र से अधिक संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता के विषय में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? उपभोक्ता विवेकपूर्ण व्यवहार करता है, उपभोक्ता संगत व्यवहार करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें असत्य कथन बताना है। उपयोगिता को गणितीय रूप में मापा जा सकता है। क्योंकि इसमें पूछ रहा है असत्य कथन, तो बी हो जाएगा हमारा असत्य कथन। उपभोक्ता के उदासीनता मानचित्र में कितने उदासीनता वक्र हो सकते हैं? तो उपभोक्ता के उदासीनता मानचित्र में असंख्य उदासीनता वक्र हो सकते हैं। दो वस्तुओं की वैकल्पिक इकाइयों की परस्पर विनिमय दर होती है। तो दो वस्तुओं की वैकल्पिक इकाइयों की परस्पर विनिमय दर सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। किस अर्थशास्त्री ने उदासीनता वक्रों का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो हिक्स ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं तो उदासीनता वक्र होगा। तो जब ये एक दूसरे की पूरक हैं तो उदासीनता वक्र यल आकार का होगा। यदि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटें तो काटने वाले बिंदु पर उदासीनता वक्र किस प्रकार की संतुष्टि प्रदान करते हैं? तो ये जो है समान प्रकार की संतुष्टि प्रदान करते हैं। उदासीनता वक्रों के आकार के विषय में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, हमें बताना है। उदासीनता वक्र मूलतः चाप के आकार का होता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता के विषय में असत्य है। तो क्या असत्य है? उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील है, उपयोगिता की संख्यात्मक माप संभव नहीं, उपयोगिता केवल दो वस्तुएं x व y का वैकल्पिक संयोग लेता है। चूंकि असत्य बताना है तो उपभोक्ता किसी भी वस्तु के उपभोग से पूर्णतः संतुष्ट होता है। तो ये जो है हमारा विकल्प डी, ये हमारा असत्य कथन है। उदासीनता वक्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो समान संतुष्टि वक्र के नाम से जाना जाता है उदासीनता वक्र को। चूंकि इसमें कह रहा है उदासीनता वक्र को किस नाम से, तो उदासीनता वक्र समान संतुष्टि वक्र और सम उपयोगिता वक्र दोनों के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसमें क्या सही हो जाएगा? ए और बी दोनों हमारा सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस प्रभाव के कारण उपभोक्ता एक उदासीनता वक्र से दूसरे उदासीनता वक्र की ओर चले जाते हैं? तो आय प्रभाव, मूल्य प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, तो ये सभी प्रभाव जो है उदासीनता वक्र से दूसरे उदासीनता वक्र की ओर चले जाते हैं। उदासीनता वक्र की विशेषताओं के विषय में असत्य कथन कौन सा है? उदासीनता वक्र क्षैतिज वक्र के रूप में होता है, ये असत्य कथन है। बाकी उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हैं। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं। तो ये सभी सत्य कथन है, बी हमारा असत्य कथन है। इस उदासीनता मानचित्र में वक्र IC4 वक्र IC1 की अपेक्षा प्रदान करता है। तो ये हमें बताना है, अंगूर और केले का है IC1, IC2, IC3, IC4। तो IC4 IC1 की अपेक्षा क्या प्रदान करता है? अधिक संतुष्टि, यानी जो IC1 है उसकी अपेक्षा IC2 ज़्यादा, फिर उसके बाद IC3, उसके बाद IC4। तो IC4 IC1 की तुलना में अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उदासीनता वक्र में सीमांत प्रतिस्थापन की दर, तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है? घटती हुई होगी सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अगले क्वेश्चन की बात करें, बजट रेखा को और किन नामों से जाना जाता है? तो बजट रेखा को किन नामों से जाना जाता है? कीमत रेखा, व्यय रेखा, कीमत अवसर रेखा, ये सभी बजट रेखा के नाम हैं। उदासीनता वक्र की विशेषताओं में संबंधित कथनों पर विचार हमें करना है। उदासीनता वक्र बाएं से दाएं की ओर गिरते हैं, अर्थात उनका ढाल नकारात्मक होता है। ऊंचा उदासीनता वक्र अपेक्षाकृत ऊंचे संतुष्ट के स्तर को व्यक्त करता है, और उदासीनता वक्र अक्षों के उद्गम बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। तो अतः ये तीनों विकल्प हमारे सही हो जाएंगे, तीनों कथन हमारे सही हैं। उदासीनता वक्रों की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उदासीनता वक्रों का ढलान बाएं से दाएं ऋणात्मक होता है। उदासीनता वक्र ना तो एक दूसरे को छू सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते। तो ये हमारा 1, 2, 3 तीनों कथन सही हो जाएगा। तो तीनों विचार सही है। कथनों पर विचार करना है फिर से, और सही कथन हमें चूज करना है। सर्वप्रथम एजवर्थ ने उदासीनता वक्र की तकनीक का प्रयोग किया। उदासीनता की मांग का विश्लेषण करने के लिए उदासीनता वक्रों का विस्तृत प्रयोग J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने किया। उदासीनता वक्र एक अंकगणितीय विधि है, तो सही कथन हमें चूज करना है। तो 1 और 2 सही है, बाकी इसको रेखागणित हम चित्रीय रूप में डिनोट करते हैं, ना कि अंकगणितीय रूप में। तो सर्वप्रथम एजवर्थ ने उदासीनता वक्र की तकनीकी का प्रयोग किया, और उदासीनता की मांग का विश्लेषण करने के लिए उदासीनता वक्रों की विस्तृत प्रयोग J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने किया। विस्तृत प्रयोग पूछा जाए तो हिक्स और एलन ने, बाकी सबसे पहले एजवर्थ ने उदासीनता वक्र की तकनीक का प्रयोग किया। उन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो उपभोक्ता के संतुलन के तरीकों से संबंधित है। तो उपभोक्ता के संतुलन के तरीकों से संबंधित है, जब वह वस्तु की कीमत से भारित हर वस्तु की सीमांत उपयोगिता को समान बना लेता है, जब वह सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के अनुपात को कीमतों के अनुपात में के बराबर लेता है, जब वस्तु ए की सीमांत उपयोगिता वस्तु बी की सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, बशर्ते कि उपभोक्ता की समस्त आय ए और बी दोनों वस्तुओं पर खर्च की जाती है।
तो इसमें से हमें बताना है कथन कौन सा सही है। तो हमारा 1 और 2 तीनों सही है। जब वह वस्तु की कीमत से भारित हर वस्तु की सीमांत उपयोगिता को समान बना लेता है, जब वह सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के अनुपात को कीमत के अनुपात के बराबर लेता है, जब वस्तु ए की सीमांत उपयोगिता और वस्तु बी की सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, बशर्ते कि उपभोक्ता की समस्त आय ए और बी दोनों वस्तुओं पर खर्च की जाती है। तो ये हमारे तीनों कथन सही हैं। उपभोक्ता संतुलन की मान्यताओं के संबंध में सही कोड का हमें चयन करना है। तो उपभोक्ता की सीमित आय, बाजार का अपूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रतियोगिता, वस्तुओं का विभाजनीय होना। उपभोक्ता की असीमित आय, बाजार का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रतियोगिता, वस्तुओं का विभाजनीय होना। उपभोक्ता की सीमित आय, बाजार का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रतियोगिता, वस्तुओं का विभाजनीय होना। तो यही कोड हमारा सही हो जाएगा कि उपभोक्ता की सीमित आय, बाजार का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रतियोगिता, वस्तुओं का विभाजनीय होना। सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित प्रकट अधिमान सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। तो मान्यताएं क्या हैं? उपभोक्ता के व्यवहार में चयन की एकरूपता होती है। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत निम्न मान्यता पर आधारित है। सही कथन इसमें हो जाएगा कि उपभोक्ता के व्यवहार में चयन की एकरूपता होती है। तो विकल्प 2 हमारा सही हो जाएगा। जब अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में केवल तब होता है जब अधिमान वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, तब एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार सही है। तो सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार हमें बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। यम यू एक्स अपान पी एक्स बराबर यम यू वाई अपान पी वाई यम यू जेड अपान पी जेड। क्योंकि सम सीमांत उपयोगिता में क्या है, एक उपभोक्ता संतुलन को तब प्राप्त करता है जबकि दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता एवं उनकी कीमतों के मध्य का अनुपात रुपए की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। तो जो सीमांत उपयोगिता यम यू एक्स और वस्तु एक्स की कीमत पी एक्स, तो उसी के बराबर हो जाएगा वस्तु वाई सीमांत उपयोगिता यम यू वाई, वस्तु वाई की कीमत पी वाई। तो ये जो है रुपए की सीमांत उपयोगिता जो है प्रदर्शित करती है। इसलिए एक उपभोक्ता संतुलन को तब प्राप्त करता है जबकि दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता एवं उनकी कीमतों के मध्य का अनुपात रुपए की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, मांग के नियम यानी मांग के सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें माना जाता है कि उपयोगिता गणनावाचक मापन हो सकती है। तो हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो हमारा ये उपयोगिता अन्योन्श्रित है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। तो इसमें माना जाता है कि उपयोगिता गणनावाचक मापन हो सकती है, अतः कथन 1 हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, उपभोक्ता की बचत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अधिशेष वस्तुओं की कीमत से स्वतंत्र है। उपभोक्ता के अधिशेष की प्रमात्रा सामाजिक कल्याण की अवस्था को दर्शाती है। यदि बाजार मांग वक्र क्षैतिज हो तो कोई उपभोक्ता मांग वक्र नहीं होगा। उपभोक्ता अधिशेष व्यापार से लाभों के कुल योग का सुलभ मापन है। तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 हमारा सही है। किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अधिशेष वस्तुओं की कीमत से स्वतंत्र है, और यदि बाजार मांग वक्र क्षैतिज हो तो कोई उपभोक्ता मांग वक्र नहीं होगा। तो ये हमारा 1 और 3 सही हो जाएंगे। मांग का तत्व अपने आप में क्या होता है? तो वस्तु की इच्छा, वस्तु का निश्चित मूल्य और किसी वस्तु का साधन, ये सभी क्या हैं? मांग के तत्व होते हैं। तो साथियों, ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन हमने देखे।
आगे भी हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।